उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़े राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है, ब्राह्मणों का भी प्रभाव है। ठाकुर राजनीति का प्रभाव बढ़ना चाहिए। धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उनके रिजाइन देने के बाद और सतपाल मलिक जो 5 राज्यों के गवर्नर रहे, उनके डेथ के बाद में जाट राजनीति में एक प्रकार की उथल पुथल है। अब संजीव बालियान का चुनाव हार जाना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि भारत का गृह मंत्री वोट डालने पहुँचता है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी वोट डालने पहुँचती है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो मुख्यमंत्री बनाते थे उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री बनाते थे राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, कंट्रोल रहता था दिल्ली पर। कंट्रोल की ही सारी लड़ाई है। कंट्रोल वो 2 लोगों के पास है मेनली, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। तब भी नरेंद्र मोदी जो है वो संभवतः प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन होगा? अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, कौन होगा? ये चर्चा चल रही है। तो इस बीच एक लॉबी है जिसने ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है, ये बात कहनी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश से ही कि वो योगी आदित्यनाथ होंगे। 40 से ज्यादा विधायक वहाँ एकजुट हुए, बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम उसका कुटुंब परिवार रखा गया। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। हमारे खास शो का नाम एक्सप्लेनर है, जहां पे आज हम यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, लखनऊ में एक बड़े होटल में 40 जो ठाकुर विधायक है वो एकजुट हुए, असेंबल हुए, चर्चाएं की और उसमें उस जो मीटिंग थी उसमें त्रिशूल भी दिया गया, लोगों को बांटे गए। तो इसमें क्या यूपी की सियासत में कुछ चल रहा है? इस तरीके की चीज़ें जब होती है तो देखिए, ये ठीक कह रही हैं आप। ये लखनऊ के एक होटल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी, एक विशेष जाति के राजपूत बिरादरी के 40 से ज़्यादा, हालांकि वो संख्या बता रहे हैं कि 50 के भी आसपास थी, लेकिन ये तय है कि वो 40 से भी ज़्यादा विधायक वहाँ एकजुट हुए। और एकजुट हुए तो बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम उसका कुटुंब परिवार रखा गया। आपस में बातचीत हुई, खान पीन हुआ, दावत हुई, एक साथ बैठे। क्या चर्चा वहाँ हुई ये तो वो नहीं बता रहे हैं विधायक जी, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी बाहर आई है कि चर्चा ये हुई है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में राजपूत बिरादरी का राजनीतिक वर्चस्व वो बड़ा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और वो इस समय कमज़ोर किए जाने की साजिश हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित राजनीति का प्रभाव बहुत अधिक रहा, उत्तर प्रदेश की सियासत में वो पिछड़े राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है और ब्राह्मणों का भी प्रभाव है। तो इस तरह से ठाकुर राजनीति का प्रभाव बढ़ना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 7 साल से ठाकुर बिरादरी से ही आते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातचीत है कि इनको ऐसा लगता है, यानी इन विधायकों को, कि जैसे उनको कमज़ोर करने की साजिश कहीं ना कहीं से हो रही है, तो उनको कमज़ोर नहीं होना देना है। ये एक तरह की सॉलिडरिटी थी। लेकिन एक और बात भी इसके सामने आई है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये मीटिंग इसलिए हुई कि दिल्ली को 2-3 मैसेज देने थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे, और वहाँ उनकी क्या बातचीत हुई ये बाहर तो आई नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया के कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि वहाँ इनके सामने एक सर्वे कॉपी रखी गई। उस सर्वे कॉपी में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव होते हैं तो 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। तो ये सिचुएशन आपने उत्तर प्रदेश में पहुंचा दी है। तो उसके बाद जब ये वापस गए तो इस तरह की चर्चा है कि ये रिटाइलेशन है और इनको कमज़ोर करने की जो कोशिशें, साजिशें या जो भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, चर्चा ही चल रही है मात्र। तो उसके रिटाइलेशन में उत्तर प्रदेश के जो ठाकुर जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एकजुट होकर के योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सर, इसी कड़ी में अगला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हाल ही में चुनाव हुए जहाँ पे राजीव प्रताप रूडी के सामने संजीव बालियान की हार हो गई। तो क्या ये किसी राजनीति के तहत हुई है कि क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई राजनीति है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव है कोई संवैधानिक चुनाव तो है नहीं रम।
लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि भारत का गृह मंत्री वोट डालने पहुंचता है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी वोट डालने पहुंचती हैं, और इस चुनाव ने देश की सियासत में एक तरह का उथल पुथल मचाई है। हालांकि उत्तर प्रदेश का भी इसमें अहम रोल है। ये दोनों प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सचिव पद के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लड़ रहे थे। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस तरह की बात फैलाई गई कि जो अमित शाह हैं, संजीव बालियान को वो चुनाव लड़ा रहे हैं। चर्चा में इसलिए आया कि ये दो तरह का चुनाव था, एक पुरानी बीजेपी, एक नई बीजेपी। नई बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी जी वाली बीजेपी, और पुरानी बीजेपी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी वाली भी बीजेपी। ये चर्चा में था, और पूरी ताकत इसमें लगाई अपने अपने पक्ष ने। इसमें एक और बात थी, राजपूत समाज के लोगों को अपनी एकता दिखानी थी। तो उन्होंने वो जो मीटिंग उत्तर प्रदेश में हुई उसका भी इसमें अहम रोल था। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजीव प्रताप रूडी का फोटो भी वायरल हुआ। आप जानती हैं झारखंड में, बिहार में राजीव प्रताप रूडी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े जमींदार हैं, ठाकुर बहुत बड़े नेता हैं। तो इसमें एक वीडियो और भी सामने आई सदन में, जब राहुल गांधी जा रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी उनको हेलो करते हैं शिष्टाचार में। तो राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सेक्रेटरी का चुनाव फाइट कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ। तो फिर राहुल गांधी मुड़ के कहते हैं कि डोंट वरी। और उसका ये रिएक्शन आता है कि इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उनको जो है वो कांग्रेस के कई नेता पहुंचते हैं, उनको वोट देते हैं जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो इसका भी एक मतलब है। फिर संजीव बालियान जो हैं वो जहाँ से आते हैं, वो मुजफ्फरनगर से हैं, वहाँ जाट राजनीति में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पिछले दिनों धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उनके रिज़ाइन देने के बाद, और सतपाल मलिक जो 5 राज्यों के गवर्नर रहे, उनके डेथ के बाद में जाट राजनीति में एक प्रकार की उथल पुथल है। अब संजीव बालियान का चुनाव हार जाना, वो जाट राजनीति जो है उसमें इसकी बहुत अधिक चर्चा है। तो ये जो चुनाव है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, ये कोई संवैधानिक पद का चुनाव नहीं था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो इस पर चुने नहीं जा रहे थे, सांसद विधायक भी नहीं बन रहे थे, लेकिन इससे एक राजनीतिक नज़रिए की नींव पड़ती है, आगे की एक दिशा दिखाई देती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार में चुनाव में राजीव प्रताप रूडी बिहार में बेहद असरकारक नेता है। पावरफुल। सर, तीसरा सवाल, महाराष्ट्र में जो राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसकी चर्चा भी हो रही, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो राजनाथ सिंह है वो 1 नंबर पे है, 1 है, और अमित शाह जो है 0 है अभी फिलहाल। तो क्या बीजेपी में 2027 के चुनाव से 2029 के चुनाव से पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखी जा सकती है कंट्रोल को लेकर? कंट्रोल शब्द आपने बहुत अच्छा यूज़ किया है, और कई बार पद आपके पास हो, कंट्रोल ना हो तो वो बहुत कमज़ोर होता है। ये परंपरा है देश में, बहुत गलत परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी को इसका अकेले दोष नहीं दिया जा सकता, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी किया। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो मुख्यमंत्री बनाते थे उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री बनाते थे राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, कंट्रोल रहता था दिल्ली पर। कंट्रोल की ही सारी लड़ाई है। लोग कहते हैं कुर्सी की लड़ाई है, मैं कहता हूँ नहीं, कंट्रोल की लड़ाई है। तो कंट्रोल जो है वो चाहता है इस समय, कंट्रोल वो 2 लोगों के पास है मेनली, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। और राजनाथ सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री हैं, और राजपूत समाज के लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो इससे ज़्यादा के हकदार हैं, उनका कद बढ़ना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, इस पर सवाल अक्सर उठते रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस बार जो है वो विभिन्न सरकारें जो हैं वो दिल्ली के कंट्रोल से चलती हैं, विभिन्न पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो पीएमओ से नियंत्रित होते हैं, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, कई जगह आपने देखे होंगे। राजनाथ सिंह जो हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने जो ट्वीट किया है वो ये बताना चाहती है कि ये राजनाथ सिंह और अमित शाह में अंतर्द्वंद की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में लोग इस तरह की बात करते हैं कि
वहाँ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में अंतर्द्वंद चल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी से राजनाथ सिंह से पहली बार किसने जोड़ा है? अब तक राजनाथ सिंह का नाम इस चर्चा में नहीं था, लेकिन राजनाथ सिंह से पहली बार किसने जोड़ा है? उत्तर प्रदेश में जरूर ये चर्चा है। कारण ये है कि अब नरेंद्र मोदी जी संभवतः, ये कोई अंडरस्टैंडिंग मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बड़ी बात है, तो कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो आरएसएस की और बीजेपी की आपस में बन गई है, और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि भविष्य में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हो सकता है वो राष्ट्रपति हो जाएं, या हो सकता है उनको कोई दूसरा रोल दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री वो भविष्य में नहीं रहेंगे। कोई नया नेता, अगर भारतीय जनता पार्टी भी जीतती है तो, विपक्ष जीत जाता है तो फिर तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भी जीतती है तो तब भी नरेंद्र मोदी जो है वो संभवतः प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन होगा? अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, कौन होगा? ये चर्चा चल रही है। तो इस बीच एक लॉबी है जिसने ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है, ये बात कहनी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश से ही कि वो योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि वो टू टर्म चीफ मिनिस्टर तो हैं, और थर्ड टर्म अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 2027 में, राजनीति है, किसी की भी संभावना है, उनकी भी संभावना है, तो 2027 में थर्ड टर्म वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, 2029 में प्रधानमंत्री पद के देश में सबसे बड़े दावेदार, सबसे बड़े उम्मीदवार वही होंगे। तो इस बात को देश की पॉलिटिक्स में एक गुजरात की लॉबी है, जहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं और अमित शाह आते हैं। हाल ही का नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े, वाराणसी से। तो अब इस तरह का प्रश्न है कि राजनाथ सिंह और अमित शाह में क्या कोई द्वंद्व चल रहा है, ये प्रश्न है। प्रियंका चतुर्वेदी को थोड़ी जैसी उनकी समझ है, उन्होंने उस तरह से वो ट्वीट कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा उनका और डीप उन्हें नॉलेज होनी चाहिए थी। सर, अगला सवाल फिर से यूपी से, जो बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती, उनके जो इकलौते विधायक है उमा शंकर अय्यर, हाल ही में वो राखी बांधते भी मायावती दिखी है उनको। तो क्या 2027 का जो यूपी चुनाव है उससे पहले ठाकुर और दलित का कुछ एक साथ आ सकते हैं यूपी के चुनाव में? ऐसा कुछ है पॉसिबिलिटी? देखिए इरम, उनका नाम है उमा शंकर सिंह जी। और बहुजन समाज पार्टी का, बसपा का उत्तर प्रदेश में एक ही विधायक है। उनकी विधानसभा का नाम है रसड़ा, और वो इतना मजबूत विधायक हैं, जैसे आज के दौर में आप राजा कह सकते हैं अपनी विधानसभा के लिए। वो है, विधायक बनने से पहले उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को अपने खर्चे पर तीर्थ यात्रा पर भेजा था अपनी विधानसभा की। बहुत अधिक मदद करते हैं लोगों की। तो वो चुनाव बसपा के टिकट पे जीत गए, विधायक बन गए। अगर वो ना लड़ते बसपा से, निर्दलीय भी लड़ते, तब भी बहुत मजबूत उनको वोट मिलती। पर्सनल उनका है। लेकिन मायावती जी ने क्या किया है, मायावती जी ने उनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन पार्टी के और उनके बनाए हैं। उनके बेटे की शादी में मायावती जी पहुंची थी, अमून वो कहीं नहीं जाती हैं, उनके बेटे की शादी में पहुंची थी। और ये एक संभावना हो सकती है, ये एक पॉलिटिकल संभावना हो सकती है। और पॉलिटिकल संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ठाकुर समाज को अगर ऐसा लगेगा कि बीजेपी उनको, उनकी कदर नहीं कर रही है, या उनके खिलाफ बीजेपी में एक समूह उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, या उनको टिकटों में भागीदारी नहीं मिलेगी, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, तो वो विकल्प की तलाश में इधर उधर जाएगा। कांग्रेस के पास वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो वो कहाँ जाएगा? एक पार्टी राजा भैया की है जहाँ वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राजा भैया के नेतृत्व में जाने में उसको थोड़ा नुकसान है, क्योंकि उसका ये नुकसान है राजपूत समाज को कि वो एक राजा भैया को 20 विधायक मान लीजिए जीत गए, उनकी पार्टी के जीत गए, और वो राजा भैया उनके नेता हो गए, तो योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व वहाँ कंट्रोल नहीं रहेगा, वहाँ राजा भैया का कंट्रोल रहेगा, और राजा भैया जो है वो अपना निर्णय स्वतंत्रता से लेंगे, तो वहाँ जाने की संभावना है कम। तो फिर ये क्या करेगा? तो ये जो पूरा समूह है, ये इस प्रयास में है कि वो बसपा के साथ अपने दरवाजे खोल कर रखना चाहता है। तो अगर प्रेशर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी को भी मैसेज देना है, समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं जाना है, कांग्रेस के गठबंधन में भी नहीं जाना है, तो उनके पास विकल्प है, वो बसपा है। चंद्रशेखर जो हैं, उनकी जो राजनीति का उद्भव है उसमें ठाकुर उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो बसपा के साथ जाने की उनकी संभावना है। पहले भी बसपा के बहुत सारे नेता क्षत्रिय रहे हैं, तो बसपा के साथ जा सकता है। और ये जो राखी बांधने वाला आप बता रही है परिदृश्य, जिसमें मायावती जी के राखी बांधी है उमा शंकर सिंह ने, ये भी एक पॉलिटिकल मैसेज है, यही मैसेज है।
एकजुटता का। अच्छा सर, पीडीए की चर्चा के बीच जो अखिलेश यादव की क्या फ्यूचर प्लानिंग रहने वाली है 27 में चुनाव से पहले? हाँ, पीडीए के जो है अखिलेश यादव इसी पर रहेंगे। अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी जो भी वो कहते हैं इसी फॉर्मूले पे चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वो गरीब आंकड़ों की बात करें, पिछड़े आंकड़ों की बात करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली वो सिर्फ बातचीत होगी। टिकटों की हिस्सेदारी से लेकर के मुद्दों तक अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और पिछड़ों, दलितों, पिछड़ों इसी एजेंडे पे वो रहेंगे अल्पसंख्यकों के। ये स्पष्ट दिख भी रहा है। एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से दिल्ली में अगली पंक्ति से नेतृत्व किया और वो बैरिकेडिंग लांग गए, उससे भी ये बात स्पष्ट दिखती है। उनकी आक्रामक शैली दिखती है। बिहार में वो दिख रहा है कि बिहार की राजनीति में भी अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय की जो उनकी थ्योरी है, पिछड़ों की राजनीतिक जो थ्योरी है, उसी पर वो आगे बढ़ेंगे। एक राजनीतिक पार्टी में सबकी ज़रूरत होती है, सबको साधने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि वोटर्स जो है उनको वो बहुजन समाज जिसको कहते हैं, पीडी एक्चुअली बहुजन समाज का एक रूप है, 85% जो समाज है, तो उस पर उनका फोकस है। तो इसी मुझे मेरा मानना ये है कि अखिलेश यादव इसी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, मेरा आखिरी सवाल, आरएलडी के जो चीफ है जयंत चौधरी, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं? देखिए, जयंत चौधरी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि उन्होंने चुनाव से पहले कहा था मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट दूँ, लेकिन वो उसके बाद भी वो दूसरे पलट के चले गए। तो जयंत चौधरी जो हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि उनको कितना सम्मान मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चर्चा है कि जयंत चौधरी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचारधारा मेल नहीं खाती है, और जयंत चौधरी अगर केंद्र सरकार में है तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वजह से है। तो उत्तर प्रदेश में सियासत करते समय जयंत चौधरी को जो सपोर्ट है वो सेंटर में सपोर्ट है, सेंटर में वो मिनिस्टर भी हैं स्किल इंडिया के, तो सेंटर का सपोर्ट है। तो अगर आगे जाकर के कन्फ्लिक्ट बढ़ता है और उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, या अभी हम देख लें जिला पंचायत का चुनाव है, यहाँ वो कोशिश करेंगे कि 5 सीटें कम से कम आरएलडी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने, तो यहाँ अगर उनको सीटें नहीं मिलती हैं तो वो 2027 में एक नए विकल्प की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ मेरा एक और राय भी है, और वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव उनके साथ आना पसंद करेंगे। इसमें एक तीसरा विकल्प हो सकता है कि जयंत चौधरी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें, लेकिन इस बात की संभावना कम है क्योंकि कांग्रेस ने तो अब साफ कर दिया है, कांग्रेस और सपा तो मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये तो साफ हो गया है। तो जयंत तो बसपा चले जाए, उधर से ठाकुर आ जाए तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन वो ऐसी स्थिति में भी वो कितनी सीटें जीत पाएंगे और सेंटर में वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद का लोभ छोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जयंत की फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी पेचीदा, टिपिकल रहने वाली है। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी एपिसोड के साथ।